हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गैल्वेनिक सेल। बेसिकली गैल्वेनिक सेल में हमने क्या देखा था? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन देखा था। क्या देखा था बेटा? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन किसी अलग कंटेनर में हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन किसी अलग कंटेनर में हो रहा था। जिंक जो इलेक्ट्रोड थे वो निगेटिवली चार्ज हो रहे थे, कॉपर जो इलेक्ट्रोड थे वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहे थे। बाद में दोनों को मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया था और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था और आपको क्या मिला था? इलेक्ट्रिक करंट मिला। बोलो हाँ ना? ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल देख चुके थे। आज की क्लास में जो अपना टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक में अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पढ़ना था? अब क्या था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जिंक रॉड की वो क्षमता जो कितना निगेटिव हो सकता है एंड कॉपर रॉड की वो क्षमता जो कितना पॉजिटिव हो सकता है, वही उस रॉड का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। जब किसी एक मेटल रॉड को आप उसी के सॉल्यूशन में डालते हो, जब किसी एक मेटल रॉड को, उसी रॉड को इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, जब आप उसके उसी के सॉल्यूशन में डालते हो तो या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो रिडक्शन हो सकता है। एंड जो भी प्रोसेस हो, उस प्रोसेस होने के बाद उस पर जितना चार्ज एक्यूमुलेट हो, आइदर पॉजिटिव चार्ज या क्या बेटा? निगेटिव चार्ज, वो चार्ज एक्यूमुलेट करने की जो टेंडेंसी है, क्षमता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये चीज़ ऑक्सीडेशन होने की वजह से होगा तो बोलेंगे इट इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड अगर ये रिडक्शन होने की वजह से होगा तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। और कहा था आज के क्लास का टॉपिक ही यहीं से था। गैल्वेनिक सेल चूँकि हम लोग पढ़े ही थे किस चीज़ को समझने के लिए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ने के लिए। तो आज के क्लास का टॉपिक ही मैंने क्या लिया है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा क्या सुनते हो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर मैंने कहा था जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किन किन चीज़ पे डिपेंड कर सकती है। तो एक तो मेटल कौन सा है, मतलब किस मेटल का आप इलेक्ट्रोड लेते हो। दूसरा, जब उस मेटल रॉड को आप उसके सॉल्यूशन में डालते हो तो उसके सॉल्यूशन में आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। एंड तीसरा, टेम्परेचर पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है? इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, एंड तीसरा क्या बेटा? टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया बोथ कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर, दोनों से पे आता है। अगर गैसियस है तो हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, एक्वस है तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। लेकिन जब आप किसी मेटल को आप उसी के 1 मोलर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप कितना ले लो? 1 मोलर। अगर प्रेशर है, कोई गैसियस फेज है, तो आप प्रेशर कितना ले लो? 1 एटमॉस्फेयर। और टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर ले लो रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं? अप्रॉक्सीमेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 25 प्लस 273 कितना? अगर आप इस कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर या प्रेशर पे अगर आप किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेक करते हो तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आप यही कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर लोगे, इसके अलावा आप किसी पे भी ले सकते हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन, ये क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप कराते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड जो कंडीशन है किसने लिया होगा? आयुपैक ने लिया होगा। किसने? इट इज एज्यूम बाय, दिस कंडीशन इज एज्यूम बाय किसे बेटा? और इस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसी को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, इसका यूज क्या होगा, ध्यान से समझते रहना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो हाँ या ना? जैसे मैं तुमको एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। जैसे ये रिमोट की बैटरी है, जैसे ये रिमोट की बैटरी है। जब इस बैटरी को देखोगे तो आपको इस पे 2.4 या 2.73 इलेक्ट्रोड, ऐसे कुछ इसका स्टैंडर्ड। इस बैटरी का जो पोटेंशियल होता है ना, बैटरी केस में फिजिक्स वाले आपको बताएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसी को? अगर इनिशियल में तुमको उतना नहीं पता है तो जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है या जो ईएमएफ है, तुम सबको एक ही समझ लेना। बोलो है ना? अरे इस बैटरी की कुछ ना कुछ अपनी एक क्षमता होगी ना, और इसकी जो क्षमता है वही उसके ईएमएफ के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको बोलते हैं। अब मान लो कि इस बैटरी का इस पे लिखा हुआ 2.4। अब तुम देखना, ये बैटरी 15 रुपये की भी आती है,
एंड 37 रुपीज़ की आती है। सेम बैटरी है एवरेडी के, तुम ड्यूरासेल को लो तो 37 की आती है। लेकिन कभी हम लोग देखते नहीं है कि इस बैटरी की क्षमता कैसे है। हम सिंपल बोलते हैं भैया रिमोट वाली बैटरी देना, यही बोलते हो ना, लेकिन तुमको नहीं पता है कि ये बैटरी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है। समझो तुम जब इस बैटरी को नया नया दुकान से लाते हो तो इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी मतलब क्या? इस बैटरी का जो कुछ वर्क करने की क्षमता है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। समझो ये 2.4 वोल्ट है, अब टाइम के साथ तुम इसको यूज कर रहे हो तो इसकी क्षमता कम होगी या नहीं? यह बैटरी कब तक काम करेगा? यह बैटरी इस रिमोट में कब तक काम करेगा? जब तक है जान। मतलब जब तक है जान का क्या मतलब हुआ? कि जब तक इसका पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। बोलो है ना, ये 2.4 वोल्ट है, धीरे धीरे ये क्या होगा? यूटिलाइज होगा, फिर जीरो पे आकर के बैटरी काम करना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या कुछ गलत कह रहे हो? अब जब मैं खरीद करके लाया तो इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है? 2.4। 10 दिन बाद बैटरी काम कर रहा होगा तो वो जो वैल्यू होगी 2.4 से कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। तो 10 दिन बाद जो इसकी क्षमता है ना, वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलेंगे? जब ये बैटरी नवा नवा था 2.4 था। बोलो ना, हाई ना। तो जब किसी भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब हम किसी बैटरी के इलेक्ट्रोड सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखते हैं, समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कुछ दिनों बाद जो हम निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया? तो ई नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो है ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभी जो मैं तुमको बैटरी दिखाई ना, ये बैटरी, ये भी एक गैल्वेनिक सेल है, ये भी एक क्या है? लेकिन गैल्वेनिक का ये ड्राई सेल है। ये भी सेल आपको पढ़ना है। अब तुम एक चीज़ तो समझ में आया होगा कि ये जो है सर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तुम बोलोगे ये जो है ये, और टाइम के साथ यही वैल्यू कम होगी। बोलो। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन ये किसी बैटरी की मैक्सिमम पोटेंशियल है। बोलो है ना। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब समझ में आ गया कि उस बैटरी को काम करने की जो मैक्सिमम क्षमता है उसी क्षमता को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। चूंकि आप इलेक्ट्रोड से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो है ना। अगर मान लो इस क्लास में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम क्या बोलोगे? अमित सर है। थोड़ा देर बाद कोई और पढ़ा रहा है तो क्या बोलोगे? अमनदीप सर है। दोनों केस में तो सर ही है ना, जो पढ़ा रहे हैं उसके नाम के आगे सर लगा दिए तुम। तभी हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का निकाले तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। तो ये जो है ये किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो वैल्यू है ये, इसको मिनिमम नहीं कह सकते ना। ये बैटरी कब तक काम करता है? जब तक जीरो ना हो जाए। तो जीरो से लेकर 2.4 तक सारा का सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ना। एक बार तुम बैटरी को यूज करना लगा दिए तो स्टैंडर्ड वाला बात खत्म। अब जिस टाइम पे तुम निकालो तुमको क्या निकलेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक चीज और माइंड में बना लो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होती है। कौन सी वाली? स्टैंडर्ड वाली। स्टैंडर्ड वाली हमेशा आपको गिवन होती है। हमें जो निकालना होगा वो कौन सा निकालेंगे? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो ये वैल्यू हमेशा अपने को क्या होगा? या तो गिवन होगा या तो क्या होगा? नोन होगा। और ये अपने को हमेशा क्या करना पड़ेगा? क्या मेरी बात समझ में आई? मैं तुमको सिर्फ दो ही टर्म समझा रहा हूँ, उसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिस लैंग्वेज में तुमको प्रॉब्लम इसको यूज करना पड़े। मैं तुमको क्या बताया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब यूज करते हैं? जब किसी मेटल रॉड को उसी के सोल्यूशन में डालते हैं तो रॉड या तो निगेटिव होगा या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रॉड पे कोई चार्ज ही ना आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रॉड पे कोई चार्ज ना आए। अरे जरूरी थोड़ी ना कि सिक्के के दो पहलू हो, हेड एंड टेल। कभी कभी सिक्का खराब ही रह जाता है। तो ये मत समझना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो भी हो सकती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो भी हो सकती है। तो हम कहेंगे कि उसका पोटेंशियल जीरो है। जब किसी मेटल रॉड को आप उसी के सॉल्यूशन में डालोगे तो मेटल रॉड या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उस पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज। जितना मैक्सिमम उस पर चार्ज आ सकता है या जितना चार्ज लाने की कैपेसिटी होगी या जितना उस मेटल को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने की क्षमता होगी वही उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो है ना। एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 1 मोलर या 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 25 मतलब 298 केल्विन। उस कंडीशन पे जो वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो उस रॉड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और उसके अलावा तुम किसी भी कंडीशन या किसी भी टाइम पे निकालते हो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
स्टैंडर्ड को हमेशा ई नॉट से दिखाते हैं और उसको क्या दिखाएंगे, समझ में आ गया। चलो दूसरी बात, अब ये दो वजह से हो सकती है, एक या तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से, दूसरा या तो रिडक्शन होने की वजह से। अगर ऑक्सीडेशन होने की वजह से होगी तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन होने की वजह से होगी रिडक्शन पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मतलब ये कौन सा है, अगर मैं जिंक कॉपर में बात करूं तो ये जिंक वाला होगा। क्या होगा, जिंक वाला होगा। तो तुमको याद होगा हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया था, ZnSO4 सॉल्यूशन एक्वस लिया था। इसमें कौन सा रॉड डाल दिया था, बोलो ना, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था। ऑक्सीडेशन मतलब बोलो मेटल इनटू आयन, ऑक्सीडेशन का मतलब, तो ऑक्सीडेशन का मतलब मेटल इनटू आयन। यहाँ पे क्या लिख दूँ, Zn से कहाँ गया, Zn+2, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या इसमें कोई दिक्कत, अरे दिक्कत है तो हाँ बोलो, ना है तो ना बोलो, यही हो गया। तो यहाँ पे जिंक मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो मैं बार बार ये लिख सकता हूँ Zn, ये मेटल या इलेक्ट्रोड सॉलिड के फॉर्म में है, ये किस में जाएगा, Zn+2 कहाँ बेटा, एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ेगा, ऑन इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ेगा। ये जो मेटल है ये किसका पार्ट है, कहोगे इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा मेटल है, इलेक्ट्रोड है, और ये एक्वस मतलब ये कहाँ पे आ गया है, सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड किसका तुमने लिया, जिंक मेटल है ना, तो हम इसको इलेक्ट्रोड ले लिया, मेटल हूँ। अगर मेटल अगर आयन या सॉल्यूशन में जाए तो इसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। बोलो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो ई लेंगे, अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ई नॉट लगा देंगे, इतना तो तुम समझ में आ गया। अब ये चूंकि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या लिखेंगे, EOP। EOP म्हणजे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E Zn2 Zn+2, बोलो है ना। और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मैं थोड़ा देर बाद ये भी बताऊंगा कि इस वैल्यू को कैसे निकालते हैं, बोलो ना, है ना। कुछ नहीं, अगर कभी भी किसी का वोल्टेज मेजर करना है, फिजिक्स कहता है तुम उसमें वोल्ट मीटर लगा दो, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं या सीरीज में, कहना पैरेलल में, कोई दिक्कत। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वैल्यू होगा, आगे देखेंगे, आगे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ x वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो ना, हाँ ना। अब मैं कहता हूँ जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा, कोई भी मेटल हो सकता है, और अपने को कई सारे मेटल पढ़ना है। तो इन जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई एक मेटल है सॉलिड, किस में आ रहा है, मेटल में। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा +2 ही इलेक्ट्रॉन जाए, तो कोई भी मेटल है, ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, n, तो मेटल पे चार्ज कितना आएगा, +n। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो ऑक्सीडेशन है तो इसको कैसे लिखेंगे, E नॉट ऑफ OP, या कैसे लिखेंगे, E M से M+। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब समझो दो मेटल है, दोनों का तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ, बोलो ना, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हम निकाल लेंगे। तुम अगर कभी भी एक से ज़्यादा मेटल का तुमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ होगा, तो तुम जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, दैट मीन्स उसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑक्सीडेशन हमेशा उसी का कराओगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, बोलो ना, हाँ ना। सेकेंड है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन किसका हुआ था, कहोगे कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, तो मतलब क्या हो रहा था, आयन मेटल में जा रहा था, याद करना, इसलिए मैं तुमको वो पढ़ाया था। Cu+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, बोलो हाँ ना, और ये कहाँ जा रहा था, Cu सॉलिड में। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहे थे, फ्रॉम इलेक्ट्रोड। एक्वस मतलब किसका फेज था, सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन का जो कॉपर आयन थे वो कहाँ जा रहे थे, इलेक्ट्रोड पे जा रहे थे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रहे थे, फ्रॉम इलेक्ट्रोड से, और इस केस में इलेक्ट्रोड कौन सा चार्ज हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज, बोलो ना हाँ ना। तो इलेक्ट्रोड पे कुछ पॉजिटिव चार्ज दिखा दें, और इस पे कुछ ना कुछ कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा, बोलो हाँ ना। थोड़ा एक्युमुलेशन ऑफ कॉपर दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो इस केस में जो सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्यूशन का क्या मतलब है,
आयंस है, वो आयंस कहाँ जा रहे हैं, मेटल्स में या, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई और आर पी। गलत कह रहा हूं तो कुछ बोलना कि मेरे को समझ में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सी यू प्लस टू इंटू सी टू, आयन इंटू मेटल में, बोलो। और इसके भी आगे जाकर के देखेंगे कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। पोटेंशियल है तो फिजिक्स में पढ़ोगे, यूनिट क्या होगी, वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आए? अगर एक से ज़्यादा मेटल होंगे तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका क्या कराओगे, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल देख लो। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसको क्या करा दो, ऑक्सीडाइज। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसको क्या करा दोगे, रिड्यूस। बोलो हाँ ना। तो दो मेटल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो कौन रिड्यूस पहले होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब उसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो तुम उसको रिड्यूस करा दो। जिसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तुम उसको क्या करा दो। क्या इसमें रटने जैसी कोई बात है? अरे बोलो ना हाँ ना। यही लिखा है, ग्रेटर इज द आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। बोलो हाँ या ना। और अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बोलो हाँ ना। और ये भी कह सकता हूँ दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग। और इस वाले केस में बात करूँ तो ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर टेंडेंसी टू गेट क्या बेटा, ऑक्सीडाइज, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। They are good reducing। बोलो हाँ या ना। अब रिएक्शन को देख लो, जरूरी नहीं है ना कि हमेशा कौन सा मेटल हो, कॉपर हो, कोई भी मेटल हो। मेटल है ये एक्वस है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, एन। तो जितना मेटल पे चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर रहा है। आयन कहाँ जा रहा है, मेटल में क्या हो रहा है, प्रोसेस। बोल दो ना रिडक्शन, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ आर पी, या इन जनरल ई नॉट मेटल और कुछ ना कुछ इसका वोल्ट दिया होगा। क्या मेरी गलत बात गलत कह रहा हूँ, समझ में नहीं आया? तो दो चीज़ें तुम्हें समझ में आया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तीसरा क्या समझ में आया, रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो हाँ ना। तो इधर कंटेनर में क्या था, जिंक, इधर कंटेनर में क्या था, जिंक, उधर कंटेनर में क्या था, कॉपर। ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। इसका ई नॉट ऑफ ओपी, जिंक वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कॉपर वाले का, दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने को सेल का पोटेंशियल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक कॉन्सेप्ट और याद रख लो पहले आज से, कोई भी एक मेटल के लिए जितना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही उसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। मैग्नीट्यूड बाई वैल्यू क्या होती है, सेम, बट साइन अपोजिट हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बोलो ना हाँ ना। अब ध्यान से समझना, ये बिल्कुल फिजिक्स के जैसा है, ये बिल्कुल फिजिक्स के जैसा है। मान लो कि कोई सामने फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई ऑब्जर्वर है, मैं उसके टुवर्ड्स जा रहा हूँ। अभी भी वेलोसिटी मेरा 5 मीटर पर सेकेंड है तो मैं 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा हूँ, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर मेरा डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इधर बैठे के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन मेरा क्या होगा, निगेटिव। समझ में है ना, सिर्फ मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, मतलब वैल्यू प्लस माइनस में जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड मेरा 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा। सिमिलरली अगर कोई दो इलेक्ट्रोड है, अगर उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो तो मैग्नीट्यूड बाय फॉर ए सेम मेटल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बट चेंज क्या करेगा, उसका साइन। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव, और रिडक्शन पोटेंशियल अगर निगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। बोलो है ना। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, एक नोट करके पॉइंट आगे यूज करेंगे इसको। कहता है फॉर ए सेम मेटल ई नॉट ऑफ ओ पी मैग्नीट्यूड बाय इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ क्या बेटा, एक मेटल के लिए उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बट देयर साइन इज अपोजिट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। अब एक सेल में एक पार्ट एनोड है, दूसरा पार्ट क्या है, कैथोड। बोलो हाँ ना। तो इसको मैं एक और नाम से लिख सकता हूं, मैं लिखना भूल गया, क्या लिख सकता हूं, ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन। एनोड और कैथोड को तुम डिफाइन ही आज से ऐसे करना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन।
तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट ऑफ कैथोड। क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट ऑफ कैथोड। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बता, ई नॉट ऑफ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ दोगे तो तुमको क्या निकल जाएगा, सेल पोटेंशियल। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आई। चलो, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर सकती है। तो पहले से तुमको पता है क्या क्या इफेक्ट करेगा, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और तीसरा क्या बेटा, बोलो हाँ ना। तो यही 3 फैक्टर है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। बोलो, एक और चीज़ तुम याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर बात आ जाए तो याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा जो है, अगर मैं क्या समझो, ये पानी ही ले लो और इस पानी को मुझे बॉयल करना है, ये पानी कितना होगा, समझो 1 लीटर की बोतल है भरी हुई है मान लो, तो इसका कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो है ना। और समझो यहाँ पे कोई बच्चा है वो बाल्टी भर के पानी रखे हुए है, तो उसका पानी कितने पे बॉईल करेगा। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज करने से क्या जो बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी है वो चेंज हुई क्या, मतलब मास पे तो डिपेंड ही नहीं किया। और वैसे जो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे, मतलब मास इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बोलो हाँ है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। तुम कहोगे क्यों सर आपने ऐसा लिखा, मान लो अभी हम लोग जिंक या कॉपर का रिएक्शन लिख रहे थे ना, समझो मैं ऐसे लिख दिया, Zn गिव्स Zn+2 क्या बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई दिक्कत। और कोई एक दूसरा बच्चा है ये ऐसे लिख दे, 2 मोल ऑफ Zn गिव्स 2 मोल ऑफ Zn+2 क्या बेटा। तो दोनों में क्या चेंज हो गया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। अगर स्टोइकोमेट्री तो बच्चों के हाथ में है, हर बच्चा अपने हिसाब से इक्वेशन को बैलेंस करेगा, मतलब स्टोइकोमेट्री चेंज हो सकता है। और अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेंज करेगा तो हुआ क्या, तो ई नॉट चेंज कर जाएगा। इसलिए ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर कभी किसी केमिकल रिएक्शन का अगर मैं स्टोइकोमेट्री चेंज भी कर दूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो हाँ ना, समझ में आया। तो दोनों केस में अगर समझो, दोनों केस में मैं इसका क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट ऑफ ओ पी कितना वोल्ट है, x वोल्ट, और यहाँ पे भी ई नॉट ऑफ ओ पी कितना है, x वोल्ट। तो दोनों केस में ई नॉट ऑफ ओ पी कितना होगा, दोनों केस में ई नॉट ऑफ ओ पी कितना होगा, x वोल्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो पहली चीज़ ई नॉट के बारे में एक और चीज़ क्या बताया तुमको, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिपेंडेंसी होगा कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, या इसी को अगर कोई गैसियस है तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, प्रेशर। जनरली तुम किसी बैटरी में देखना तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में होते हैं, लेकिन तुमको एक हाइड्रोजन भी पढ़ना है, गैस आयन। तो जब गैस आएगा तो हम लोग क्या लेंगे, प्रेशर। तो कहीं भी अगर कॉन्सेंट्रेशन आता है तुम प्रेशर भी अपने आप से समझ लेना, या तो कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर चेंज होने से या तो टेम्परेचर चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो इफेक्ट होगा, ये सब चेंज होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा ना। इसी को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं आज के टॉपिक में नस्ट इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं, नस्ट इक्वेशन पे आने से पहले मैं 2-3 चीज़ें तुमको समझाता हूँ। एक तो यहाँ पे अब तक हम लोग चार्ज को किस में देखते थे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में, जितना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब समझो यहाँ से Zn से Zn+2 में गया हो गया, तो इसके 1 मोल से कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन होता तो चार्ज कितना होता, 1.6 × 10⁻⁻19। दो इलेक्ट्रॉन होता तो क्या करते, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन अब 2 नहीं लेंगे, 2 मोल लेंगे। क्या लेंगे, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो नंबर मतलब Na। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तुम कहोगे माइनस साइन, मैं भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाल रहा हूँ।
जब यहाँ पे Na की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 के पावर कितना बेटा 19 कूलम। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 96500 कूलम। कितना आएगा? और इतने कूलम ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं 1 फराडे। 1 क्या बेटा? तो जैसे कूलम चार्ज की एक यूनिट है तो वैसे फराडे भी चार्ज की क्या है? एक यूनिट। और आज से इस चैप्टर में हम लोग चार्ज को फराडे में ही करेंगे। इसमें करेंगे। तो अगर मैं इतना कूलम को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 फराडे कह सकता हूँ। इट इज द न्यू यूनिट ऑफ चार्ज विच रिप्रेजेंट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो ना हाँ ना। तो मैं इसको कह सकता हूँ इट इज न्यू यूनिट ऑफ क्या बेटा? चार्ज। और ये कितने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल। तो आज से याद रखना, अगर 1 फराडे है तो 96500 क्या होगा? कूलम। बोलो भाई ना। दूसरा मैं एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का यूज करता हूँ कि अगर तुम किसी चार्ज को किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर तुम ट्रेवल कराते हो, बोलो भाई ना, तो वो चार्ज किसी न किसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया तो कहीं ना कहीं फोर्स लगा होगा ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे पोटेंशियल डिफरेंस है, बोलो है ना, उसमें तुम किसी चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा। अरे किसी भी चार्ज पे फोर्स तभी लगता है जब वो किसी न किसी फील्ड में हो। फील्ड है तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे चार्ज उसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कुछ ना कुछ वर्क किया। उस वर्क डन अगर निकालना पड़े उस चार्ज का, क्या निकालना पड़े? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू क्या बेटा? पोटेंशियल। चार्ज इनटू लेट, देखो यही है, n फराडे चार्ज विल बी टेकन आउट ऑफ ए सेल ऑफ EMF। मतलब EMF नहीं समझ में आए तो पोटेंशियल। अगर EMF तुम्हें नहीं समझ में आए तो इसको क्या ले लेता हूं? जिस लैंग्वेज में तुम समझो उसी लैंग्वेज में तुमको समझ। पोटेंशियल कितना है बेटा? E। तो वर्क डन कितना होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना लिया? n फराडे। तो चार्ज n इंटू F फराडे का हो गया, इंटू पोटेंशियल कितना? E। तो वर्क डन कितना हो गया? बोलो हाँ या ना। अगर मैं कोई वर्क करता हूं तो मेरी एनर्जी कम होगी। अगर मैं समझो इस लेक्चर से पहले मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी बॉडी में, इस लेक्चर के बाद मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तुम सोच के बताओ मेरी एनर्जी कमी या बढ़ी? मतलब जितना मेरी एनर्जी कम हुई होगी, जितना मेरी एनर्जी, मैं उतना ही एफर्ट से तुम्हारा लेक्चर लिया होगा। बोलो भाई ना। तो मेरा एनर्जी का कम होना तुम्हारे लेक्चर की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यही कहता है डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। बोलो भाई ना। तो जितना मैंने अपनी एनर्जी को कम किया उतना अच्छा मैंने तुम्हारे लिए काम किया। बोलो भाई ना। समझो एक एग्जांपल से समझते हैं। आज के क्लास में मेरी एनर्जी समझो 10 जूल से कम हुई। कितने से कम हुई? और कल की क्लास में मेरी एनर्जी 15 जूल से कम हुई रही होगी, मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए। तो बताओ तुम सोच करके कि मैंने आज ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया या कल ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया होगा? है ना, क्योंकि कल एनर्जी 15 जूल से कम हुई होगी। अब मेरी एनर्जी कम क्यों हो रही है? तुमको पढ़ाने की वजह से। तो कल 15 जूल एनर्जी कम हुई तो मतलब कल ज़्यादा अच्छा से पढ़ाया होगा। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं बोलूँ साइंस के फॉर्म में तो मैं क्या कह सकता हूँ? डिक्रीज इन माई एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क फॉर यू। बोलो है ना। तो यही कहता है डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सेल। बोलो है ना। क्या गलत कह रहा हूँ? अरे अमित सर की जितनी एनर्जी कम हुई होगी इसका मतलब अमित सर ने उतने ज़्यादा मन से तुमको पढ़ाया होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स फ्री एनर्जी। और जितना सेल की एनर्जी कम हुई होगी सेल उतना काम किया होगा। बोलो। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तुम कहोगे ये सब टर्म्स कहाँ से ला रहा हूँ मैं? तो ये सब एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। ये सब टॉपिक कहाँ से ला रहा हूँ मैं? थर्मोडायनेमिक्स। मैं लिख ही देता हूँ स्टार लगा के। तो वर्क डन को क्या लिखूँ? NF इंटू ई लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बोलो भाई ना। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब माइनस साइन इधर लिखूँ या इधर लिखूँ, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन लिखूँ तो क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? और वर्क डन को क्या लिख सकता हूँ? NF इंटू ई। तो ये भी लिख सकता हूँ।
डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू क्या बेटा ई। ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल का पोटेंशियल, बोलो हाँ या ना। अब ये जो बैटरी दिखाया इसका दो कंडीशन हो सकता है, कौन कौन सा? अच्छा, ये बैटरी कब ज़्यादा काम करेगा? जब नवा नवा है या जब 10 दिन हो गया तब? जब नया नया होगा तो इसका ई नॉट होगा कि ई होगा? ई नॉट होगा, और 10 दिन बाद ई होगा। तो ई दो टाइप से हो सकते हैं, एक ई नॉट हो सकता है, एक ई हो सकता है, तो वर्क डन भी दो होगा। जब ई नॉट है तो वहाँ पे वर्क मैक्सिमम होगा, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्क डन। तो क्वेश्चन में तुमको पूछे कि मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल निकालो, तो तुम समझ जाना कि ई नॉट वाला पूछ रहा है। और तुमसे पूछे वर्क डन बाय द सेल निकालो, तो उस हालात पे पूछ रहा है, मतलब ई ऑप्शन के लिए। मेरा ये सब दिखाने का मतलब ही है कि तुमको क्वेश्चन के लैंग्वेज से तुमको समझ में आना चाहिए कि तुमको वर्क डन कौन सा पूछा है या नहीं पूछा है। ये सब तुमसे क्वेश्चन निकलेंगे। तो यहाँ पे फिर अगर मैं निकालने जाऊँ तो वर्क दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन सा? एक मैक्सिमम वर्क डन और एक क्या बेटा? वर्क डन, बोलो भाई ना। तो अगर मैं इस वर्क को लिखूं दोस्त, वर्क डन, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक पूछ सकता है तुमसे मैक्सिमम वर्क डन निकालो, बोलो, और दूसरा तुमसे सिंपल क्या कह सकता है? वर्क डन निकालो। तो यहाँ पे मैं वर्क डन मतलब डब्ल्यू डी मैक्सिमम लिख दूं। अब तुमको वर्क डन नॉट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ, तो तुम क्या लिखोगे? एन एफ इंटू ई नॉट। अब वर्क कौन करेगा? सेल। वर्क कौन करेगा? तो यहाँ पे ई नॉट ऑफ क्या लिखेंगे? सेल। बोलो है ना, अकेला इलेक्ट्रोड तो वर्क करेगा नहीं। और यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ इंटू ई। क्या मेरी बात समझ में आए? बोलो, कोई दिक्कत? इतना क्लियर है? इतना बेसिक नॉलेज तुम्हें क्लियर है? चलो एक और बेसिक नॉलेज चाहिए नर्सरी क्वेश्चन आने से पहले। एक बात तो समझ में आया कि एनर्जी कम होगी। रुक के पहले समझते हैं कि व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी? ये बार बार आएगा यहाँ पे, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? एक एग्जांपल तुमको समझाता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। मान लो आज से 30 साल के बाद क्या मेरा काम करने का एज रहेगा? नहीं रहेगा। जब उसकी जितनी जिम्मेदारी हो वो पूरी हो जाए, मतलब बच्चों का अच्छे से पढ़ा लिखा दे, बच्चे अपने सेटल हो गए, फिर आदमी को लगता है चलो बहुत हो गया, ज़रूरत से जीने के हिसाब से पैसे हो गए, चलो आओ आराम करते हैं। यही होगा। मान लो मैं अपने उस एज में जब आऊँगा, उस एज में आऊँगा, तो अभी से लेकर के जो भी मैं कमा रहा हूँ, बच्चों पे खर्च हो रहा है, कुछ ना कुछ मेरा सेविंग होगा। हर आदमी फ्यूचर के लिए सेव करता है, बोलो। अब जब सब बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, और मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा बच गए, मान लो उस टाइम मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपए है, तो क्या मैं पूरा का पूरा 1 करोड़ किसी को डोनेट कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? क्या प्रैक्टिकली सोचो, सोच के देखो, क्या कोई भी आदमी, मैं हूँ या कोई और, अगर उस एज में है, उसके पास अगर जितनी भी सेविंग है, क्या वो पूरा का पूरा किसी को डोनेट करेगा? क्या नहीं। क्यों नहीं करूँगा? उसके पीछे भी एक रीज़न है कि अभी मेरा कुछ एज बचा है, मैं कुछ दिन और जिंदा रहूँगा, तो मैं अपने खाने पीने के लिए तो रखूँगा पैसा। बोलो भाई ना, क्या गलत कह रहा हूँ? मैं देखूँगा चलो मैं 10 साल और ले दे करके 10 साल और सर्वाइव करूँगा, तो 10 साल तक जो मेरी बेसिक नीड है उस नीड तक के लिए पैसा रखूँगा, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो मेरा क्या हो गया? फ्री एनर्जी हो गया। वो मेरा क्या हो गया? फ्री एनर्जी हो गया। अब फ्री एनर्जी देखना किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। समझो इस सब काम करने के बाद मैं गांव में चला जाऊं रहने, तब मेरे ज़रूरत के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, या जब मैं कोई और अच्छे सिटी में रहने चला जाऊं तब ज़्यादा पैसे लगेंगे? मतलब गिव्स फ्री एनर्जी का सराउंडिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है। बोलो, अगर मैं और अच्छे सिटी में और पॉश एरिया में चला जाऊं रहने के लिए, तो मुझे अपने सर्वाइवल के लिए और ज़्यादा पैसा रखने पड़ेंगे, तो उसके से मेरी फ्री एनर्जी कम हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई ना। अब सोचो, अब मैं हूं, अब मेरी वाइफ भी तो होगी, तो जब हम 2 लोग हैं तब मेरी फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी, या जब 1 लोग हैं तब फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी? जब 1 लोग हैं। अगर मैं अकेला हूं तो मैं सोचूंगा चलो 10 साल मुझे जीना है, मेरे खर्च के लिए कितना लगेगा। अगर मेरे साथ मेरी फैमिली है तब उस केस में और पैसे मुझे अपने लिए रखने पड़ेंगे, तो फ्री एनर्जी देखो उस वजह से चेंज हो रहा है। मतलब 1 के बजाय 2 लोग हुए तो फ्री एनर्जी चेंज हुआ नहीं, 2 के बजाय 3 लोग हुए तो भी चेंज हो गया। मतलब फ्री एनर्जी स्टाइकोमेट्री पे डिपेंड किया कि नहीं किया? फ्री एनर्जी
सराउंडिंग पे डिपेंड किया कि नहीं किया। अगर मैं अपना बचा हुआ जीवन गांव में रहने चला जाऊं तो मुझे अपने लिए कम पैसा लगेगा, शहर में जाऊं तो ज़्यादा लगेगा। तो फ्री एनर्जी कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। सराउंडिंग मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, मोलर पे भी डिपेंड करती है। एक की बजाय 2 लोगे तो और ज़्यादा एनर्जी। तो फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव होगा। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सबसे पहले जो बात करता हूँ गोल्डन की पॉइंट में, कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये डिपेंड नहीं करेगा स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन पे, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी डिपेंड करेगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है? कुछ गलत कह रहा हूँ? तो गैल्वेनिक सेल में कैथोड कैसा था? पॉजिटिव। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखोगे तो वहाँ पे कैथोड कैसा है? निगेटिव। आज से याद रखना, कैथोड और एनोड को हम निगेटिव पॉजिटिव से नहीं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से जानेंगे। एनोड किसको? जहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड किसको? जहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? बात आ रही तो वापस 1 CR पे आ जाए। चलो, जो भी मेरी सर्वाइवल के लिए रह गई उसके बाद कुछ ना कुछ लाख तो बचेगा। अगर मैं उसको डोनेट कर रहा हूँ, अगर मैं उसको समझो, उसमें से पहले 10 लाख मैंने किसी बच्चों को स्कूल के लिए दे दिया, तो अब मेरे पास फ्री एनर्जी ज़्यादा बचा या पहले फ्री एनर्जी ज़्यादा थी? पहले फ्री एनर्जी ज़्यादा थी। समझ में? तो जितना मैं यूजफुल वर्क करते जाऊँगा मेरा फ्री एनर्जी उतना क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। और जितने से मेरी एनर्जी कम होगी, मैं लोगों को ये कह सकता हूँ मैंने उतना ज़्यादा नेक काम किया, ज़्यादा दान धर्म किया। यही था डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू क्या बेटा? यूजफुल वर्क डन। अब थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी पढ़ोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? मैंने अपने फ्री एनर्जी को कम किया, मतलब मैंने किसी को पैसा डोनेट किए होंगे किसी अच्छे काम के लिए। बोलो, तो ये काम मैं खुद से कर रहा हूँ या कोई मुझसे करवा रहा है? खुद से कर रहा हूँ। बोलो हाँ ना? तो कभी भी अगर कोई अपनी एनर्जी को कम कर रहा है, मतलब स्वेच्छा से कोई काम कर रहा है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो आज से याद रख लेना, यही रूल ही है थर्मोडायनेमिक्स का, कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब उसका गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है तो वो सेल काम नहीं करे। ऐसा हो सकता है कि मैं दान धर्म भी करूँ और मेरा पैसा भी बढ़े? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या कि मैं लोगों की मदद भी करूँ और मेरा पैसा भी बढ़े? नहीं। अगर मदद कर रहा हूँ तो मेरा पैसा क्या हो रहा है? कम। बोलो, अब मदद मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। तो कभी भी कोई प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगा जब उसका गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? निगेटिव। अगर गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव है, गिब्स फ्री एनर्जी, अगर गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव है, ध्यान से देखना, तो इसको निगेटिव होने के लिए ई को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। फॉर्मूला ये था ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई। एन क्या है? नंबर ऑफ फराडे। एफ क्या है? फराडे 96500 कूलम। तो यहाँ तो प्लस माइनस का कोई संबंध ही नहीं है। तो एक ही चीज बता, डेल्टा जी को निगेटिव होने के लिए ई को क्या होना पड़ेगा? तो बैटरी तभी काम करेगा जब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तभी डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव। इसलिए मैंने कहा था कि ये बैटरी कब तक काम करेगा? जब तक इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 ना हो जाए। 0 हो जाएगा तो बैटरी काम करना। अब सोचो, इस बैटरी को इस रिमोट में मैं उल्टा लगा दूं, क्या रिमोट काम करेगा क्या? क्यों? क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रोड को मैंने निगेटिव किया तो डेल्टा जी क्या हो रहा है? पॉजिटिव। इसलिए बैटरी जब उल्टा लगा देते हो आप किसी रिमोट में तो वो काम नहीं करता है। तो डेल्टा जी निगेटिव तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? क्या इतनी बात समझ में आई तुम्हें? तो कह रहा है ए सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। एक सेल तभी काम कर सकता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब सेल तभी वर्क कर सकता है जब डेल्टा जी क्या हो? निगेटिव, और ई ऑफ सेल क्या हो? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अगर कोई सेल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, इस कंडीशन को मैं थोड़ा रुक करके आपको समझाऊंगा। अगर कोई सेल इक्विलिब्रियम पे, सेल रिएक्शन विल बी इन क्या बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन ई ऑफ सेल क्या हो जाता है? 0। सेल अगर ई ऑफ सेल अगर 0 हो गया तो सेल काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। मतलब डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? 0। एक तरफ लेफ्ट साइड में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। राइट साइड में क्या हुआ? तो ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड में क्या हुआ? ध्यान से समझना। राइट साइड में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ?
ये कहाँ पे हुआ, कोई दिक्कत। ये डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट किया, सॉल्ट ब्रिज को। अब आपने क्या किया, लेफ्ट टू राइट आपने इसको जोड़ दिया, ये बल्ब ग्लो किया या नहीं किया, कुछ गलत कह रहा हूँ। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ई नॉट ऑफ ओपी, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ई नॉट ऑफ आरपी, क्योंकि हमने वाइट से जोड़ा तो नहीं था ना। तो इसका क्या लिखूं, ई नॉट ऑफ क्या बेटा, ओपी, तभी तो जिंक रॉड निगेटिव हुआ था। और इधर क्या होगा, ई नॉट ऑफ, बोलो हाँ या ना। और जब दोनों को मैं कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तब ये बैटरी हो गई ना। क्या इसको एनोड कैथोड बोलेंगे, नहीं। अब पूरा सेल हो रहा है और दोनों के मिलने से इसमें क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, करंट। तो अगर मैं सेल का निकालूं, क्या निकालूं, सेल, तो इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, अब ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, ई नॉट ऑफ क्या बेटा, ओपी, लेकिन ये कहाँ पे है, एनोड, प्लस ई नॉट ऑफ क्या बेटा, आरपी, लेकिन ये क्या बेटा, कैथोड। अगर मैं इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूं तो एनोड प्लस कैथोड लिखते हैं, क्या लिखते हैं। लेकिन आपको याद रहे, एनोड मतलब एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का क्या बेटा। अब मान लो मैं क्या करता हूं कि दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूं, दोनों को। तो कहा था फॉर ए सेम मेटल जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना क्या बेटा। अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं एनोड का तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, बोलो, तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या बेटा, कैथोड। माइनस वाले को बाद में लिखूं तो क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। कब, जब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूंगा। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूं तो ये ऑलरेडी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में है। अगर मैं इसको ओपी के टर्म्स में लाऊं तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो देखो एनोड माइनस कैथोड। तो याद रखने का सिंपल सा ट्रिक क्या है, मैं आपको ध्यान से बोलता हूँ। अगर मैं दोनों को ओपी के टर्म्स में लिखूं, किसके टर्म्स में, तो ध्यान से देखना, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ओपी ऑलरेडी किसका है, एनोड। और इसको अगर मैं किसके, ओपी के टर्म्स में लाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या, ई नॉट ओपी ऑफ। अगर आप ई नॉट ऑफ सेल को अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखोगे तो एनोड माइनस क्या हो जाएगा, कैथोड, बोलो है ना। और अगर ई ऑफ सेल को आप, ई नॉट ऑफ सेल को आप आरपी के टर्म्स में लिखोगे तो एनोड का आरपी करोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट आरपी किसका बेटा, कैथोड, माइनस ई नॉट आरपी किसका। तो एनोड प्लस कैथोड भी कई बार फॉर्मूला तुमको मिलेगा, एनोड माइनस कैथोड भी मिलेगा और कैथोड माइनस एनोड भी मिलेगा। याद रखना, एनोड किसके लिए जाने जाते हैं, ऑक्सीडेशन, कैथोड किस लिए जाने जाते हैं, रिडक्शन। तो दोनों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन लोगे तो प्लस करेंगे। तो एनोड किसके लिए फेमस है, ऑक्सीडेशन। तो अगर तुम ओपी के टर्म्स में लाओगे तो ऑक्सीडेशन पे पहला किसका है, एनोड का, तो देखो एनोड माइनस कैथोड होगा। दोनों को तुम आरपी के टर्म्स में लाओ तो आरपी किसके लिए फेमस है, कैथोड, तो देखो कैथोड माइनस एनोड है कि नहीं, बोलो ना हाँ या ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए वापस से थर्मोडायनेमिक्स का एक इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से एक इक्वेशन लेते हैं, बोल बेटा ले लो, पढ़ा होगा। इक्वेशन है, ध्यान से देखना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब तुमको जी पता है, जी को ही बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा का मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। मेरा पहले का वो कंडीशन जब 1 करोड़ था, अब किसी को डोनेट कर दिया तब फिर डेल्टा जी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो डेल्टा जी क्या है, बोलो, चेंज इन गिब्स। और डेल्टा जी क्या है, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब स्टैंडर्ड वाले कंडीशन पे, मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, और क्यू क्या है, रिएक्शन क्यूसेंट।
वो क्या है, क्यू क्या है, रिएक्शन क्यूसेंट। ध्यान से समझना, ये के इक्विलिब्रियम के जैसा ही होता है। क्या होता है, के इक्विलिब्रियम। मैं तुमको रिएक्शन लिख करके पहले समझाता हूँ, समझना। अपना जो सेल याद करो, जिंक का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन एनोड पे हुआ था, कॉपर का रिडक्शन कहाँ हुआ था, कैथोड पे। अगर मैं उस रिएक्शन को आज फिर से याद करूं, उस रिएक्शन को एक बार फिर से याद करूं, तो ध्यान से देखना क्या था। जिंक सॉलिड किस में जा रहा है, Zn+2n किस में बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो है ना, इसका क्या होगा, E0 ऑफ OP। बोलो, और ये समझो कुछ x वोल्ट दिया हुआ है। मैं बोला था आगे तुमको निकालना मैं ही सिखाऊंगा। दूसरा क्या हो रहा था, Cu+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कहाँ जा रहा था, Cu सॉलिड। ये क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो इसका क्या ले लेंगे, E0 Rp। ये y वोल्ट ले लेता हूँ, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझ। ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, नीचे वाले पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बोलो वहाँ है ना, कोई दिक्कत। अब दोनों को ऐड कर दिया तो कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया, या कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, उसी को कंप्लीट सेल रिएक्शन भी बोलते हैं। इस दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कैंसिल। कभी भी फुल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। समझो कोई यहाँ पे क्रोमियम होता, 3 इलेक्ट्रॉन होता, तो तुम दोनों को किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करते। कभी भी फुल रिएक्शन में, कंप्लीट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। कोई दिक्कत। क्या हुआ, ध्यान से देखो, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस क्या बेटा, एक्वस, गिव्स क्या, Zn+2 एक्वस प्लस क्या बेटा, Cu सॉलिड। अब तुम इसका अगर रिएक्शन क्यूसेंट लिखोगे तो रिएक्शन क्यूसेंट के इक्विलिब्रियम के जैसा ही होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो, तो तुम रिएक्शन क्यूसेंट अगर क्यू लिखोगे तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट साइड क्या क्या है, Zn+2 and Cu+। कभी भी किसी भी सॉलिड का को हम लोग इक्विलिब्रियम या रिएक्शन क्यूसेंट में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड कितना भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जाए उसका डेंसिटी चेंज नहीं करता है। प्योर सॉलिड एंड लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है, कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, इस वजह से लेते हैं। तुम कहोगे सर ये क्या बला है, ये क्या आपने बोला। मैं कहता हूँ इसमें तुम क्या कर, फटाफट 10 स्पून चीनी डाल दे, डाल दिया। अब उसको पीने की कोशिश कर, कुछ तो मीठा लगेगा, अरे कुछ तो मीठा लगेगा ना। अब वो जो मीठापन है वो किस चीनी की वजह से है, जो घुला या जो नहीं घुला, जो घुला उसके, जो नहीं घुला उसका होना या ना होना किसी काम का है क्या। तो जो चीनी घुला ही नहीं, जो सॉलिड में रह गया, वो कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट हुआ क्या, तो क्या उसको कॉन्सेंट्रेशन में लगे क्या। इसलिए मैंने कह देता हूँ बार बार कि अगर कोई सॉलिड है तो उसको कॉन्सेंट्रेशन में लेंगे ही नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी कोई हिस्सेदारी, बोलो ना हाँ ना। तो ये सॉलिड है, इसको लेंगे क्या, इधर सॉलिड है लेंगे क्या, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, Zn+2 अपॉन Cu क्या बेटा, +2। Zn+2 प्रोडक्ट है, तो इसको ये भी शायद लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट को, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को। बोलो है ना। तो या तो तुम पूरी कहानी लिखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दो। अब देखो प्रोडक्ट पे क्या आया, Zn+2। Zn+2 कहाँ का प्रोडक्ट था, एनोड का। ये Zn+2 कहाँ का प्रोडक्ट था, तो इसको AP लिख दूं, एनोड प्रोडक्ट। और Cu+2 कहाँ का था, कैथोड का, तो इसको क्या लिख दूं। तो कई जगह बुक में तुमको एनोड अपॉन कैथोड भी होता है, समझ में आया ना, मतलब एनोड का आयन अपन कैथोड का आयन, बोलो है ना। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एनोड अपॉन, थर्मोडायनेमिक्स से इक्वेशन क्या चुराया, ΔG = ΔG0 RT ln Q, यही चुराया ना। चलो चुराया है तो इसको यूज कर लेते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन, ΔG = ΔG0 + RT ln Q, यही चुराया था। ΔG और ΔG0 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया था, कहा था ना कुछ बेसिक चीज निकाल लेते हैं। ΔG की वैल्यू
NF इंटू ई, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू NF इंटू ई नॉट। पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देख, माइनस NF ई इज इक्वल टू माइनस NF इंटू क्या बेटा, ई नॉट प्लस RT ln। अब पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, किससे, माइनस NF से, बोलो है ना, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय माइनस NF। तो माइनस NF से माइनस NF क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटा क्या बेटा बेचा, E, अगर मैं सेल के लिए निकालूँ तो क्या लिखो, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल, यहाँ माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस आ जाएगा, RT Q अपॉन क्या बेटा, N इंटू F, बोलो है ना। एक और चीज तुम याद रखना, ln का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ln Q है ना, तो ln का मतलब होता है log बेस E। ln किसको बोलते हैं, नेचुरल लॉग को बोलते हैं, और उसका बेस कितना होता है, E। ऑलरेडी ये सब चीज़ हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में किया ही था। और ln को अगर लॉग में लाओगे तो ln Q को क्या लिख सकते हो, 2.303 log 10 बेस क्या बेटा Q। तो इस ln को अगर लॉग में लाना होगा तो 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस R इंटू क्या बेटा T इंटू 2.303 log Q अपॉन N इंटू क्या बेटा F। अब इन चीज़ों में कुछ चीज़ें तुम्हें पहले से पता है, कुछ चीज़ें आपको क्या बेटा पहले से पता है। क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं STP ले लेता हूँ, अब या तो मैं एक टाइम में कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिपेंडेंसी देख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो Q चेंज होगा, खुद से समझना, या दूसरा टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी देख सकता हूँ, बोलो हाँ ना। अब E ऑफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का या तो टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन, बोलो है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियली टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूँ, और टेम्परेचर कितना ले लूँ, अपना रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो है ना। तो मैं यहाँ पे इस टेम्परेचर को क्या रख लूँ बाबा, कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना। अब 2.303 तुम्हें पता है, F की वैल्यू, F क्या है, फराडे 96500 पता है, और R की भी मैं एनर्जी वाली वैल्यू ले लेता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो देखो RT 2.303 और F पता है, क्या मैं इन तमाम वैल्यू को पुट कर दूं, तो इतनी सारी चीज अपने को पता है। ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जैसे देखो अभी मैंने करके दिया था, तो इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, 2, तो N की वैल्यू कितनी हो गई। इस पूरे वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 0.059। क्या मैं इसको अप्रॉक्स में, अगर आपकी इजाजत हो तो 0.06 नहीं लिख सकता, लेकिन आपके बुक में 0.059 नहीं, हम उसको उसी लेकर काउंट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0 क्या बेटा 59 बाई N लॉग Q। Q को तुमको दिखा चुका हूं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या मेरी कुछ बात समझ में आ रही है, हाँ ना तो बोल दो। दिस इज योर नेक्स्ट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोलो हाँ ना। लेकिन ये किस टेम्परेचर पे आया हुआ है, किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये किस पे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 क्या बेटा केल्विन। और यहाँ पे R की जो वैल्यू ली है मैंने SI वाली जूल वाली ली है, बोलो। और R की जो वैल्यू यूज की है ये 8.314 जूल पर मोल क्या लिया है, केल्विन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत, किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत है तो लो। व्हाट इज द खासियत ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन, तो कभी भी किसी भी टाइम पे तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो।
व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, बोलो बेटा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसका जो स्टोइकोमेट्रिक होगा वो भी जाएगा पावर में, टू दी पावर देयर क्या बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ई नॉट ऑफ सेल ये अपने को पहले से पता होगा, मैक्सिमम वाला है जो अपन निकालेंगे। ये वैल्यू आइदर, अब समझ लो, आइदर क्या होगा, गिवन होगा या क्या होगा, नोन। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको गिवन होगा। आपको निकालना कौन सा होगा, ई ऑफ सेल। ये आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना। बोलो हाँ या ना। और जैसे ई ऑफ सेल अगर 0 हो जाए, सेल काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यही मैं कहता कि एक लाइन तुमको आएगा कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या 0 हो रहा है, डेल्टा जी 0 होगा या डेल्टा जी नॉट 0 होगा, डेल्टा जी 0 होगा। अगर डेल्टा जी 0 होगा तो क्या 0 होगा, ई ऑफ सेल 0 होगा। अगर डेल्टा जी 0 हो रहा है इसका मतलब क्या सेल हो रहा है, ई ऑफ सेल 0 हो रहा है। बोलो हाँ ना। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये रिएक्शन काम करना बंद कर देगा। तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे ई ऑफ सेल को क्या करेंगे, 0। और जब ई ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा तो यहाँ पे जो रिएक्शन क्यूसेंट क्यू था वो किसके बराबर होगा, के इक्विलिब्रियम। ये सारे कंडीशन को हम लोग अगले लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर मुझे ये नहीं बताना था, पिछले क्लास में हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उससे एक हेडिंग निकाला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे हमने सारी कहानी को पढ़ी है। आज जितना कुछ पढ़ा है हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है, रिगार्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। फिर उसी के वेरिएशन के लिए क्या पढ़ा, नस्ट इक्वेशन पढ़ा। अब नस्ट इक्वेशन का क्या यूटिलाइज है और कैसे यूटिलाइज करेंगे और कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा, यही अगले क्लास का टॉपिक होगा। क्या सिंपल अगर मैं बोलूँ अगले क्लास में क्या पढ़ना चाहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? तो एक तो किसी भी टाइम पे तुम ई ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए यूज कर सकते हो, और दूसरी इसकी खासियत है कि ये हाफ सेल एंड फुल सेल दोनों पे लगता है। चाहे एनोड हाफ सेल पे लगा दो या कैथोड हाफ सेल लगा दो या कंप्लीट सेल पे लगा दो, एप्लीकेबल ऑन बोथ हाफ सेल एंड कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी टाइम दे करके छोटे छोटे फॉर्मूले 11th के भी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं, समझ करके लिखना। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।